चलिए स्टार्ट करें। ठीक, तो हमने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ये सारी चीजें देख ली थी। इसमें से कौन कौन से देख लिए थे अपन ने, है ना? बैंक रेट देख लिए थे अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिजर्व रेशियो देख लिया था, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी देख लिया था, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट भी देख लिया था, ठीक। और क्या देख लिया था अपन ने? रिजर्व रेशियोज देख लिए थे, ठीक। यहां तक अपना हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। बैंक रेट देख लिया था, ठीक है ना। TRR, SLR ये सारी चीजें देख ली थी। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी देख लिया था, है ना। LAF देख लिया था, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहां तक LF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें अपनी हो गई थी कंप्लीट। हाँ, ये सब कर लिया था, ठीक है। चलिए ये वाला भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। क्वांटिटी टूल्स भी देख लिए थे। अभी प्री में आप लोगों ने देखा था। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, है ना। चलिए फिर कुछ है हमारे पास, क्या? क्वालिटेटिव टूल्स, है ना। क्वालिटेटिव टूल्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या है? सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि जो एक न्यूनतम मार्जिन हम डिसाइड कर देते हैं। न्यूनतम मार्जिन, मिनिमम मार्जिन डिसाइड करने का मतलब है कि यहां पर आरबीआई क्या करेगा कि उदाहरण जैसे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, 100 CR की प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में बैंक को लोन देना है। तो हमने यहां पर जो है लोगों को जो है मार्केट में पैसे आने और जाने को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर देगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 60% ही लोन दे सकते हो, है ना। या किसी व्यक्ति की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का सिर्फ 60% ही आप लोन दे सकते हो। ऐसे जब वो एक्शंस लेता है तो हम क्या, तो वो क्या किस लिए लेता है? ताकि मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। अभी आप बताओ कि अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, इसको अगर मान लीजिए आरबीआई बढ़ाएगा तो हमारी महंगाई ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, घटेगी कि बढ़ेगी? ये कह रहा है कि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई जो है स्टेप ये ले रहा है कि जो भी आपका कैपेसिटी है या किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी, उदाहरण के लिए वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना चाह रहा है ना। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आप सिर्फ जितना भी उसका वैल्यूएशन है या जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का 60% ही लोन दे सकते हो आप, है ना। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ ही लोन उसके ऊपर आ सकता है या 60 करोड़ का ही लोन दिया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप ये मुझे बताइए कि महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? या और दूसरा उदाहरण लेते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि भाई 0% पे फाइनेंस हो रहा है या 100% फाइनेंस हो रहा है ना। तो 100% की जगह सरकार कह रही है कि नहीं, आप सिर्फ 60% पर फाइनेंस करिए, है ना। बाकी का पैसा व्यक्ति अपनी जेब से लगाएगा, ठीक। मान लीजिए घर उसको खरीदना है तो 60% का लोन हो जाएगा, बाकी का 40% उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, तभी उसको उसका घर मिलेगा। कार का भी ऐसे ही है ना। 10 लाख की कार है तो 6 लाख बैंक फाइनेंस कर देगा, लेकिन 4 लाख आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं बढ़ेगा, है ना, आरबीआई इसको बढ़ा रहा है ना। मान लीजिए अभी 60% से इसको उसने क्या कर दिया, 80% कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो जब ये बढ़ेगा तो हमारी जो है कह सकते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति, है ना, वो घटेगी कि बढ़ेगी? मुद्रास्फीति हम इसे अगर 60% डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, इसे अगर डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, महंगाई कम होगी। मार्केट में क्या है, ज़्यादा आ जाएगा। मार्केट बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल सही, है ना। वहां तक आप सही पहुंचे थे लास्ट में महंगाई उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? मार्केट में पैसा आ गया, मार्केट में बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? देखो भाई, मैंने कहा कि कार खरीदनी है, ठीक है। कार की प्राइस क्या है? 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए कार की प्राइस है, ठीक। मार्जिनल रिक्वायरमेंट के तहत आरबीआई ने कहा कि आप 60% क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। यानी बैंकों को कहा कि आप 60% ही लोन दे सकते हो। इसका मतलब 10 लाख की कार है तो 6 लाख का आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, है ना। 4 लाख आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक
आरबीआई ने इसको चेंज कर दिया, इसकी जगह इसको क्या कर दिया, मान लीजिए हमने 60% था, 60% की जगह 80% कर दिया। अब 80% कर दिया, इसका मतलब है कि 8 लाख आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। सिर्फ आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 2 लाख खर्चा करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, लोन का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लोन का अमाउंट बढ़ रहा है, पहले आपको सिर्फ 6 लाख लोन मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 8 लाख मिल रहा है। जब इतनी आसानी से आपको फाइनेंस मिल जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार खरीदी जाएगी। जब ज्यादा से ज्यादा कार खरीदी जाएगी तो कार की प्राइस ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, जब किसी भी चीज का प्राइस ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्लियर हुआ? चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं मॉरल स्विजेंस। ठीक है, नैतिक दबाव के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहां पर क्या करता है आरबीआई, आरबीआई अपनी तरफ से सारे हम कह सकते हैं सीआरआर एसएलआर सारी चीजें उसने कर दी। अब वो क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट जारी करेगा या उसको इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए देश। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं कि हमने तो एसएलआर सीआरआर कम कर दिया है, बैंकों का अब दायित्व तो बनता है कि वो इसको जो है सस्ते पे जो है ऋण प्रदान करे, आसानी से लोगों को जो है लोन्स वगैरह दे, जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, है ना। तो वो क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों कर रहा है, स्टेटमेंट ये सारे पास क्यों कर रहा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है, एक प्रकार से माहौल बनाने के लिए। बैंकों के ऊपर क्या बनेगा, दबाव आएगा कि यार देखो, अब आदमी जाएगा और बोलेगा कि यार देखो आरबीआई कह रहा है कि बैंक क्या करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा है, लेकिन फिर भी बैंक नहीं गिरा रहा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनती है, फिर बैंकों के ऊपर दबाव बनता है और फिर बैंक क्या करते हैं कि अब चलो आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटमेंट वगैरह दिया है तो थोड़ा बहुत तो कम कर देना चाहिए। फिर वो अपना जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे जो भी करना होता है वो करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नैतिक दबाव कहते हैं। फिर होता है साख निगरानी, है ना, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, साख निगरानी में का मतलब है कि जो बैंक क्रेडिट्स दे रहे हैं किस सेक्टर में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एजुकेशन में दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लिए दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, अब उसको मॉनिटरिंग करके वो आरबीआई क्या करेगा, उसको गाइडलाइन जारी करेगा कि नहीं तुम जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ही दे रहे हो, या तुम सिर्फ और सिर्फ होम लोन्स बांट रहे हो, या सिर्फ कार लोन्स ही बांट रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, गरीब किसान को भी देना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड छाप छाप के सबको बांटते जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या कर रहा है, वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग करके भी वो क्या करता है, चीजों को मैनेज करने का, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है। ठीक है, चलिए फिर क्या हो गई आपकी राशनिंग, है ना। ठीक है, राशनिंग का मतलब होता है कि भाई एक प्रकार से आरबीआई क्या कर दे, डिसाइड कर दे कि भाई इस परसेंट में इस परसेंट में जो है इस सेक्टर को आपको लोन देना है। ठीक है, आपके पास 100 करोड़ है तो 40 करोड़ जो है आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को दे दीजिए, 20-25 करोड़ उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई 20% आपको एजुकेशन में ही देना है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, राशनिंग कर रहा है। राशनिंग का मतलब जैसे एग्रीकल्चर में हमको क्या करना है, बूम लेकर आना है, एग्रीकल्चर में बूम लेकर आना है, एग्री किसानों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने हैं, तो वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर में राशनिंग कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो जाएगी, चीजें ऊपर आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर के लिए जो लैंडिंग्स है उनको क्या करना, डिसाइड करना, है ना, प्राइमरी कह लीजिए या प्रायोरिटी कह लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि लगभग लगभग जो है 40% अभी तक का जो है, अभी तक में जो है बैंक क्या कहते, आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि बैंकों को जो है आपके 40% लोन्स कहां देने हैं, आपके प्रायोरिटी सेक्टर में देने हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा कहां पे देना है, आपको एग्रीकल्चर में देना है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, लिख लिया शॉर्ट में, लिख लिया, खुशी नहीं आई, करिश्मा नहीं आई, ठीक है, हेल्थ, ठीक है चलो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, खुशी, चलो उसका भी तबीयत खराब है ना।
हो गया? आते हैं, बताते हैं, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र है। हाँ हाँ, लगभग हाँ। एग्रीकल्चर रहेगा, हाँ, हर बार एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जो है फिक्स्ड है, डिसाइडेड है। इसमें 18% है एग्रीकल्चर, 40% लोग प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, वही एग्रीकल्चर। हाँ, है ना, तो टोटल टोटल जो है, टोटल अगर देखें ना, टोटल 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। लिख लिया? चलो, प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये है आपके प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है ना। 40% जो है इसमें देना आरबीआई ने क्या कर दिया है, आपका अनिवार्य कर दिया है ना, कंपलसरी है यहां पर आपको लैंडिंग करना, इसमें इन सेक्टर्स में लोन देना। अगर हम कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है, आपके एमएसएमई है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाले सेक्टर्स है, एजुकेशन है ना, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, फिर उसके बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, इसके अलावा जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी है ना। तो इन सेक्टर्स में आपको क्या करना होता है, लोन देना ही होता है ना। अब 40% आपको देना यहां पर कंपलसरी है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में भी जो है अलग अलग डिसाइड कर दिया गया है, तो ये जो है 7 है ना, 7 सॉरी 8 हो गए। तो इन 8 को आप जो है शॉर्ट में लिख लीजिएगा। कौन कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर में देना है अपन को, ठीक है, एमएसएमई में देना है, और किस में देना है, एक्सपोर्ट में देना है। मतलब कोई अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट का काम कर रहा है ना, उसको लोन चाहिए तो वो उसको देना है अपन को, ठीक है। हाउसिंग लोन्स बांटने हैं, ठीक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन बांटने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन बांटने हैं, वीकर सेक्शंस को लोन बांटने हैं। वीकर सेक्शन में कौन आ जाएंगे, आपके SC ST, उसके बाद फीमेल्स, और आपके जो है छोटे किसान, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हैं। फिर सरकार को अगर लगता है या आरबीआई को लगता है कि भाई ये सेक्टर भी हमको इसमें ऐड करना चाहिए, या इसमें जो है सरकार को लग रहा है कि इसमें ज्यादा आप दीजिए, ठीक, तो अपने हिसाब से आरबीआई गाइडलाइन दे सकता है समय समय पर। चलिए, लिख लिया? हाँ, हो गया। चलिए, अब उसके बाद एक और चीज होती है, क्या होती है एक और चीज, क्या है वो, MCLR है ना। MCLR है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। सिंपल इसमें क्या है, ये आया था आपका 1 अप्रैल 2016 से। सिंपल इसमें क्या कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर देगा कि इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा, इससे कम आप नहीं ले सकते, है ना। जैसे आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि भाई 10% तो आपको होम लोन पे रखना ही रखना है, इससे नीचे आप जो है होम लोन को 10% के नीचे आप नहीं दे सकते, ठीक है, इतने ब्याज से कम में आप होम लोन नहीं दे सकते। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंपल ये है कि अगर ये % बढ़ता है, ठीक है, इसको 1 अप्रैल 2016 से लाया गया था, अगर ये ऊपर जाता है तो महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी,
10% से मान लीजिए उसने 20% कर दिया, महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो जब लोन कम होंगे तो महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए उल्टा इसका है, अगर इसको कम किया जाएगा, है ना, मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि नहीं आप तो 5% इतना ही लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए आरबीआई डिसाइड करता है बेस रेट, है ना, कि इस रेट से ऊपर नीचे नहीं जाना है। ठीक है, फिर उसके बेस पर जो है बाकी जो है बैंकों को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई बेस रेट डिसाइड कर देता है, अपन बेस रेट पे आएंगे अभी आरबीआई जब पढ़ेंगे तो आरबीआई क्या करता है, बेस रेट डिसाइड कर देता है, और उस बेस रेट के आधार पर ही सारी चीजें ऊपर नीचे जाती है ना। जैसे मान लीजिए उसने 10% डिसाइड कर दिया, अब आप के अंदर क्षमता है, आप 20% में बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जो सरकारी बैंक होते हैं उनके पास जो है ज्यादा, हम कह सकते हैं कि जैसे एसबीआई है, एसबीआई के पास बहुत है बांटने के लिए, है ना, उसके पास बहुत क्लाइंट है। ठीक है, तो वो क्या करता है कम अमाउंट में, जैसे बेस रेट 10% है, वो उसने 12-13 में वो निकाल लेगा। ठीक है, प्राइवेट बैंक उनको खुद के अस्तित्व के लिए लड़ना है और सारी चीजें खुद करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं 20%, 25%, फिर कभी कभी क्लाइंट देख कर यार इसको तो बहुत मजबूरी है तो 25% तक ले गए, है ना, वहां तक जाते हैं। ठीक, चलिए वो फिर अलग अलग जो है बैंक अपने अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आरबीआई ने कह दिया कि नहीं इतना ही आपको करना है स्ट्रिक्टली, तो फिर आप उससे फिर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। फिर हम बात करते हैं एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? देखिए, अगर मान लीजिए उसको बैंक को लोन चाहिए है, किससे चाहिए? आरबीआई से चाहिए, और सिर्फ एक रात के लिए चाहिए। एक रात का मतलब है कि आज दे दो कल हम वापस कर देंगे, है ना, कि भाई आज बिल ज्यादा आ गया है, सैलरी बांटनी है, बोनस बांटना है, पैसा कम पड़ रहा है, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना है, अभी के लिए चाहिए हमको, आज के लिए हिसाब के लिए चाहिए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है ना, MSF। अब इसमें क्या किया जा रहा है, ये जनरली जो है आपके रेपो रेट का क्या होता है, 0.25% एक्स्ट्रा होता है ना। वैसे आप अगर रेपो रेट के हिसाब से पैसा लोगे, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन आपको अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और कल के लिए बस चाहिए, है ना, तो इसलिए हम आनंद फानन में ले रहे हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं, वो आरबीआई क्या करता है 0.25 एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करता है। ठीक है ना, चलिए, ठीक, कोई भी बैंक जो है अपने एनडीटीएल का सिर्फ 2% ही क्या ले सकता है, उधार ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे 500 करोड़ दे दो, मैं कल तुम्हें 500 करोड़ दे दूंगा और उसकी खुद की कैपेसिटी सिर्फ 50 करोड़ की हो, है ना, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, अपने एनडीटीएल का 2% ही क्या कर सकता है, जो है लोन ले सकता है आरबीआई से। ठीक है, इसी के साथ साथ अब उसको कुछ ना कुछ जो है गिरवी भी रखना पड़ेगा। तो गिरवी क्या रख सकता है, अब मान लीजिए उसके पास कुछ गिरवी नहीं है, तो एसएलआर में भी अगर उसके पास कुछ पड़ा हुआ है ना, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह पड़ी है, तो वो भी रख कर क्या कर सकता है, आरबीआई से लोन ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां की एसएलआर की जो सिक्योरिटीज है या एसएलआर में उसने जो भी चीजें रखी है, वो सारी चीजें क्या कर सकता है, रख कर लोन ले सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर हो गया? चलिए, लिख लिया? चलिए, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो अपन ने ऑलरेडी मेंस में भी पढ़े थे, इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे चीप मनी क्या होता है, जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेना। ठीक है, मेंस वाली क्लास में जिसने नहीं लिखा होगा, चीप मनी क्या होता है ना
अरे इजीली लोन हो जाए, हाँ ठीक है ना, और ठीक है कम इंटरेस्ट पे आपको आसानी से लोन मिल रहा है। उसी के साथ साथ मार्केट में जो है पैसे का फ्लो जब ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चीप मनी कहेंगे, है ना। ठीक है, डियर मनी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, चीप मनी का उल्टा क्या हो जाएगा, डियर मनी। ठीक है, कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हों, मार्केट में पैसे की कमी आ गई है, पैसा जो है वो क्या हो गया है, हम कह सकते हैं कम हो गया है, ठीक है, प्यारा हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक, तो वो क्या कहेगा, हो जाएगा आपका डियर मनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, लिख लिया, लिख लीजिए। हो गया, ठीक है प्रमोद जी, हो गया। चलिए फिर उसके बाद एनपीए, एनपीए सुना होगा आप लोगों ने, है ना। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, कोई लोन ले रहा है और उसका लोन का रिपेमेंट नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, है ना। तो एनपीए के बारे में, जैसे अगर आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो या बैंकिंग सेक्टर का दे रहे हो तो इसको लिख लेना, अदरवाइज इसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। एनपीए हमको पता है क्या होता है, एनपीए क्या होता है कि लोन मिल रहा है लेकिन लोन का रिपेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब 90 दिन से ज्यादा ऐसा हो जाए, 90 दिन से ज्यादा मतलब 3 महीने हो गए आपको लगभग लगभग कि किसी की लोन का ईएमआई नहीं आ पा रहा है, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, एनपीए में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा इसके बारे में देखना नहीं है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे कोई एग्जाम दे रहे हो तो फिर उसको डिटेल में लिख लेना। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद होता है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, देखा था अपन ने, डिवैल्यूएशन, है ना। हम क्या करते हैं, जानबूझकर जो है किसी विदेशी मुद्रा के तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू गिरा दें। ठीक है, जानबूझकर जब ऐसा करें, है ना, मार्केट की वजह से हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम जानबूझ के ऐसा कर दें तो वो क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। हाँ ठीक है, चलिए फायदा क्या होगा इसका, ज्यादा फायदा जिसकी यूएस ने लोन लिया अगर मान लो वर्ल्ड बैंक वैल्यू, डॉलर की वैल्यू कम हो तो उसको जब देना पड़ेगा, तब तो करेंसी तो उतनी रहेगी ना, करेंसी भी देगा ना पैसे, तो वैल्यू तो परचेजिंग पावर होगा, तो प्रिंट ये फायदा है, ये नुकसान है। अगर क्या हुआ है, यही वही है, 10 भी लोन लिया है सब बेकारी बनेगी। लिख लिया। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो 3 बार हमने डिवैल्यूएशन किया है, कब कब किया हुआ है ना, 49, 66 और 1991 में, है ना। डिवैल्यूएशन करने का मतलब है कि हमने डॉलर की तुलना में अपने रुपए की कीमत को गिरा दिया, वो तो मार्केट की वजह से गिर रही है ना, मार्केट में जो चीजें चल रही है, उथल पुथल चल रही है इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में जो उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से हमारी वैल्यूएशन गिर रही है, अपने आप गिर रही है वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जानबूझकर गिरा रहे हैं, तो जानबूझकर गिराना क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है।
ठीक है, वही मैं बता रहा हूं। ठीक, इस 3 ईयर, इन तीनों को याद कर लेना, क्योंकि अभी जो आपका छत्तीसगढ़ पीएससी हुआ था उसमें ये ऑप्शन आया था कि इनमें से कौन से ईयर में आपका डीवैल्यूएशन नहीं हुआ है। डेट नहीं पूछा था, ईयर पूछा था उसने, है ना। तो आप जो है इनको डेट ही नहीं याद रखेंगे तो भी ईयर तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए ना। उसमें 4 ऑप्शन था, इसमें से किस ईयर में आपका जो है डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो 1949 में हुआ है ना, आजादी के बाद हमने किया, उसके बाद हमने 66 में किया और 1991 में किया। 1991 में वही आपके आर्थिक सुधार वगैरह हम लेके आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आए थे, उस समय किया। अब डिवैल्यूएशन का मतलब है कि भाई मान लीजिए ₹1 बराबर $1, है ना, ₹1 बराबर आपका क्या गया, $1 आ गया। अब डिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, डिवैल्यूएशन कर देंगे, मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि ₹10 बराबर $1 कर दिया, तो क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो लगभग कितना चल रहा है भाई, कितने रुपए बराबर हो गया है, ₹90 बराबर, है ना। तो हम मान के चलते हैं मोटे मोटे तौर पर ₹90 बराबर क्या हो गया आपका, $1 हो गया है। ठीक है, जब ये चीजें होती है तो इससे फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा क्या होगा, भारत को क्या फायदा है कि अगर जो है रुपए की कीमत गिरती जा रही है डॉलर की तुलना में, तो उससे कुछ फायदा है भारत को, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, है ना, क्योंकि यहां पे चीजें क्या हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले सस्ती हो जाएगी। भाई अगर मान लीजिए कोई $1 लेकर आएगा तो वो ₹90 की चीजें यहां से ले जा सकता है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन नुकसान क्या हो जाएगा, इंपोर्ट में दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि भाई मान लीजिए हमें जो है क्रूड ऑयल खरीदना है। ठीक है, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पहले मान लीजिए ₹10 का $1 अपन खरीद लेते थे, ठीक है, और उसे $1 देकर क्रूड ऑयल ले लेते थे। लेकिन अपन अब कितने खर्चे करना पड़ेंगे, ₹90 खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हमें $1 मिलेगा और फिर जाके हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल खरीद पाएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट जो है उसमें हमको नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये तीनों डेट याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट एग्जाम में वो पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़े, लिख लिया ये सारी चीजें, बढ़े आगे। चलिए, फिर होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, नोटबंदी, है ना, कि जो भी आपकी करेंसी चल रही है सरकार क्या कर दे, उसको बंद कर दे और कहे कि भाई अब ये जो है करेंसी नहीं चलेगी। तो डीमोनेटाइजेशन की जो डेट है उसको भी याद रखिएगा। हो सकता है कि वहां पर जो है आपका अवमूल्यन पूछा और यहां पर वो आपसे डीमोनेटाइजेशन पूछ ले। ठीक है, चलिए, फिर टैक्स हेवन कौन कौन कहलाता है, ऐसे क्षेत्र या ऐसे देश जहां पर क्या हो, टैक्स बहुत कम लगता हो या टैक्स ना के बराबर लगता हो, लगभग शून्य के बराबर लगता हो, तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ऐसे खासतौर से देश, है ना, ऐसे देश, ठीक, क्या कहलाएंगे, आपके टैक्स हेवन क्षेत्र कहलाते हैं, है ना। नहीं, इसके पहले भी हुआ है लेकिन अपन को 18 वाली तारीख याद रखें, इसके पहले भी हो चुके हैं। 16 में हुआ था। हाँ, 3-4 बार हो चुका है। ठीक है, मैंने बताया था कि आरबीआई ने जो है सबसे बड़ा नोट जो चलाया था वो कौन सा चलाया था, 10,000 का चलाया था। तो आपके डिमोनेटाइजेशन करके हमने क्या किया, वो 10,000 का नोट भी बंद कर दिया, नहीं तो अभी भी वो प्रैक्टिस में होता ना। चलिए, ठीक है, ये हो गया टैक्स हेवन। फिर होते हैं आपके कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, लोन के डॉक्यूमेंट, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन जारी कर रहा है, गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां पर कौन है आपके, कंपनी, है ना। कंपनियां क्या कर रही है, अपनी जो है हम कह सकते हैं थोड़े समय के लिए उनको पैसा चाहिए तो वो क्या जारी कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर जारी कर रहा है कि भैया मुझे 100 करोड़ दे दो, ठीक है, 6 महीने बाद मुझसे 110 करोड़ ले लेना, ठीक है, और उसके बदले में ये पेपर रख लो। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ही सेम काम करती है तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये सारे ह्यूमन जाके कैपिटल में रहने लगे। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, स्किलफुल ह्यूमन, है ना, है ना। तो वो सारे अगर हम ह्यूमंस को क्या बना दे, स्किलफुल बना दे, तो वो क्या हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए, ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं उनको, अच्छा एजुकेशन देकर, उनको अच्छा हेल्थ देकर, अच्छा उनको स्किल देकर,
ठीक है, वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। चलिए ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये लिख लेना, बाकी का छोड़ देना। जैसे लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स किसको कहेंगे, श्रम शक्ति। ये वाला भी मत लिखना, ठीक है। श्रम शक्ति क्या होती है, लेबर फोर्स, जो इंगेज हो, ठीक है, किसके लिए, आपके प्रोडक्शन में, ठीक है, जो आपके गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन में इंगेज हो जाए। ठीक है, भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में हम 16 साल के ऊपर और 59 के नीचे जो है एज वालों को क्या मानते हैं, लेबर फोर्स मानते हैं कि वो एक्टिवली प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, मतलब 60 के नीचे, मतलब 59 तक, 60 हो जाएगा तो वो पार हो जाएगा। हाँ, 16 से 59। और अब देखो इसमें भी क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाइडलाइंस है ना। ये हम बात कर रहे हैं आपके योजना आयोग और नीति आयोग ने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से, फिर अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, उसमें अलग अलग एज जो है काउंट की जाती है ना। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 16 से लेकर 59 की जो एज है, हम ये मानते हैं कि ये क्या है, आपके लेबर फोर्स है, श्रम शक्ति है ना। इसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, इस एज ग्रुप के बीच में जो है, अगर हमारे पास जितना ज्यादा जनसंख्या होगी, हम ये मानेंगे कि हमारे पास अच्छा लेबर फोर्स है ना। अगर हमारे पास अच्छा लेबर फोर्स है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब अगर हमारे पास अच्छी जनसंख्या है और वो किस में कन्वर्ट हो गई, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गई, तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद ये वाली जो चीजें हैं, इसको अपन जो सारी चीजें आगे चल के अपन डिटेल में समझेंगे ही। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आप बात करिए आपके व्यापारिक बैंक की, है ना, कमर्शियल बैंक्स की बात करिए, शेड्यूल्स बैंक की बात करिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करिए। ये सारे बैंक कौन से हैं, जो आपके आरबीआई एक्ट में लिस्टेड है। वो सारे बैंक आपके क्या कहलाते हैं, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है ना, हाँ, है ना। मैंने एनडीटीएल के बारे में बात की थी, तो डिमांड डिपॉजिट क्या है कि भाई आपका सेविंग अकाउंट है, आपको जब इच्छा है आपने डाल दिया, जब इच्छा है तब निकाल दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो, जैसे एफडी, है ना, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, इसकी संभावना ही भी कम है कि वो इस प्रकार से डायरेक्ट पूछ ले आपसे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब अगर हम कमर्शियल बैंक और इनकी बातें बारे में जो है डिटेल में अपन को उसको अलग से पढ़ लेना है ना, उसको मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, है ना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके, है ना, हाँ, कि आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, लेकिन बैंक को विश्वास है कि भाई आपके पास ये पैसा कभी ना कभी आ जाएगा, तो आप अपनी लिमिट से ज्यादा क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। हाँ, क्रेडिट नहीं, वो आपका बैंक लिमिट डिसाइड करता है। हाँ, करंट, वो बेसिकली करंट अकाउंट खुलवाते हैं ना, जब करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है ना। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट मिलता है। ठीक है, उसी तरह से जो हम बात करते हैं मुद्रा लोन,
है ना, मुद्रा लोन, सॉरी मुद्रा बोल रहा हूं अपना, ये जनधन अकाउंट। ठीक है, तो जनधन अकाउंट में भी सरकार ने कहा था कि आप 10,000 तक का क्या कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, ये बैंक डिसाइड करेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके अकाउंट में अभी 0 रुपए है, ठीक है, और आप एटीएम से जाके, अगर मान लीजिए सर आपके बैंक ने कहा कि आप 10,000 तक का क्या कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, एटीएम से 10,000 तक निकाल लोगे, भले ही आपके अकाउंट में 0 रुपए क्यों ना हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। हम्म, हाँ, ये डिसाइड करेगा बैंक, है ना, कि जैसे अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में क्या करता है, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भाई, उदाहरण के लिए अलग अलग बैंक के अलग अलग सिस्टम चलते हैं, उन्होंने कहा कि 45 डेज का आपको क्या दिया है, विंडो दिया है, मतलब 45 डेज का आपको क्या दे दिया है, समय दे दिया गया है कि आपने जो है 50,000 का आपके पास ओवरड्राफ्ट है, 50,000 आपने निकाल लिया, उसने कहा कि 45 डेज के अंदर आप अपने अकाउंट में 50,000 कहीं से भी लाके जमा कर देना, वो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। या इसको कम भी कर सकता है कि भाई नहीं, हम तो इतना नहीं देंगे, हम सिर्फ जो है आपको 7 डेज का ही टाइम देंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग बैंक अलग अलग समय पे देते हैं। कैसा, हाँ, मोस्टली 1 महीने, मतलब 30 डेज होता है, या कुछ कुछ बैंक जो है वो ज्यादा अपने कस्टमर्स को लेने के लिए 45 डेज तक को उसको एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ बैंक जो है वो ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते, तो वो आपको 7 दिन 15 दिन, वो आपके बैंक और क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक डिसाइड करेगा ये, है ना। चलिए, ठीक है, यहां तक हो गया सारी चीजें। उसके बाद कैश क्रेडिट, है ना, या क्रेडिट या साख क्या होती है, क्रेडिट क्या होती है, अपन कहते हैं इसकी क्रेडिट खराब है ना, कि भाई आप कुल मिला के आपकी क्या क्षमता है पैसे देने की और पैसे लेने की, वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रेडिट कहलाती है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटस कह सकते हो या स्थिति कह सकते हो, है ना, कि क्या आपकी स्थिति है जिसके आधार पर हम आपको लोन दें, या आप जो है लोन का रीपेमेंट कर पाए। ठीक है, या आप किसी और को लोन दे पा रहे हैं, अगर बैंक है तो बैंक की क्रेडिट अगर अच्छी है, इसका मतलब वो अच्छा लोन दे पा रहा है, आपको बैंक आसानी से लोन दे रहा है, इसका मतलब आपकी क्रेडिट अच्छी है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बढ़े आगे, है ना, क्रेडिट से डायरेक्ट वो पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या होती है ना, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ बताओ क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई। ठीक, आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेशन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, मनी के फ्लो के लिए, मनी के सप्लाई के लिए, कुल मिला के वो इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे करने के लिए जो भी पॉलिसीज बना रहा है, वो सब क्या है, आपके मनी का कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई पॉलिसी बना रहा है, वो क्या हो गई, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं घटना बढ़ना बोल ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन नीचे जाना हूं इन्फ्लेशन क्या होता है हाँ, हाँ, ठीक है, चलो, है ना, चलो ठीक है याद हो गया ठीक, चलो, कि क्या हो रहा है भाई, पैसे की जो है वैल्यू कम हो रही है और कीमतें ऊपर जा रही है। ठीक है, कुल मिला के महंगाई को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये एक एसी तो चालू है ना यहाँ का, हाँ, नहीं आते तो रोज आते तो रोज हैं वो। हाँ, एग्जैक्ट 2 महीने अपने पास, इसको नहीं मिले।
अभी के एग्जाम में चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। ठीक है ना। कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया था कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं। ठीक है, और क्या बताया था, पढ़ के बताओ ना भाई। ठीक है, लोन दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई, और क्या बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कमर्शियल बैंक कौन से कहलाते हैं, है ना। हाँ चलो, मैं इस साइड आया तो मैं हिंदी वाला साइड लिख दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, वो सारे बैंक जो कहाँ हैं आपके आरबीआई एक्ट के हिसाब से उसके शेड्यूल 2 में दिए गए हैं, वो सारे बैंक क्या हैं आपके कमर्शियल बैंक है। मेन तो यही है ना, कि उसमें लिस्ट में अगर नाम ही नहीं तो कमर्शियल बैंक नहीं है, पहली। दूसरी चीज, ठीक है, जब वो लिस्ट में चला गया इसका मतलब वो क्या कर सकता है, लोगों से पैसा ले सकता है, लोगों को ऋण दे सकता है, लोन दे सकता है। ठीक है, जैसे आपने सहारा बैंक के बारे में सुना होगा, सहारा बैंक का नाम सुना है ना। सहारा बैंक का नाम नहीं सुना, सहारा फ्रॉड हुआ था सहारा वाला। ठीक है, क्या सुब्रतो रॉय का है ना, उसको ओनर था। ठीक है, सुना है सहारा। सहारा क्या करता था, लोगों से पैसा कलेक्ट करता था रिकरिंग, कि भाई जिसको 10 रुपए जमा करना है वो 10 रुपए करो, 100 रुपए जमा करो, 100, है ना। अपना पैसा जो है सहारा के पास जमा करो। ठीक है, वो क्या कर रहा था, लोगों से पैसा ले रहा था। पैसा लेकर फिर वो क्या कर रहा था बदले में, कि भाई इतने साल तक हमारे पास पैसा जमा करो, इतने साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, लोगों से पैसा ले रहा था। तो लोगों से पैसा सिर्फ कौन ले सकता है, बैंक ले सकता है जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस हो, है ना, जिसने आरबीआई में अपने आप को लिस्ट करवाया हो। अब ये मामला कहां पहुंच गया था, कोर्ट पहुंच गया था। फिर उसके कारण जो है सुब्रतो रॉय की संपत्ति वंपत्ति सब जब्त करके फिर लोगों के पैसे लौटाए गए, है ना। उसमें भी बहुत सारे लोगों के पैसा भी नहीं लौटे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कहलाते हैं आपके कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें बैंक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो दो प्रकार के बैंक हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं। एक होते हैं कौन से, शेड्यूल्ड बैंक, है ना। शेड्यूल्ड बैंक कौन से कहलाएंगे, जो शेड्यूल्ड में दिए गए हो, आरबीआई के शेड्यूल में जो दिए गए हैं वो शेड्यूल्ड बैंक हो गए। ठीक है, जो आरबीआई के शेड्यूल्ड में नहीं दिए गए हैं, है ना, आरबीआई की लिस्ट में नहीं है, वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन शेड्यूल्ड कहलाएंगे। अब शेड्यूल्ड बैंक में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, एक तो फॉरेनर हो सकता है, दूसरा देसी डोमेस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक यानी एचएसबीसी, है ना, जो विदेशी बैंक है। ठीक, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से परमिशन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके शेड्यूल में जाना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो देसी बैंक है उनको तो यहाँ पर परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी, बिना उसके वो काम कर ही नहीं सकते। अब जब हम बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक बैंक्स के बारे में तो उसमें भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो सरकारी है पूरी तरह से, है ना, जिसको हम पब्लिक बैंक्स कहते हैं, और दूसरे क्या है आपके प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जैसे आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट हो गए। ठीक है, जब हम हमारे पब्लिक बैंक्स की बात करते हैं तो उसमें भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं कौन से आपके कमर्शियल बैंक, दूसरे कौन से होते हैं आपके रीजनल बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, है ना, आपने आरआरबी की भर्ती वगैरह निकलती है ना। ठीक, फिर उसके बाद और कौन से बात होते हैं आपके, इसके अलावा दूसरे जो है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दूसरे फाइनेंशियल जैसे नबार्ड, है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के बारे में, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से आपके, जैसे कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये सारी चीजों को अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो बना लो इसको, बना हुआ है ये, अच्छा ये बनाया था क्या मैंने, ये नहीं लिया था, चलो ठीक है ना, बनाया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, है ना, अगर बना होगा ना तो उसी उसमें फिगर में लिख लेना, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे भाई ये मैंने बात किया कि शेड्यूल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक क्या है आपके आरबीआई एक्ट में होना चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934 में ये होने चाहिए। उसके भी लिस्ट या उसकी भी शेड्यूल्ड है 2 में, है ना। तो शेड्यूल 2 चांसेस कम है कि पूछे इतना डिटेल में जाके, बस इतना पूछेगा कि कौन से एक्ट में होते हैं। तो कौन से एक्ट में होते हैं ये, आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक
कमर्शियल शेड्यूल बैंक कह लीजिए, कमर्शियल बैंक कह लीजिए, वो सब इसी में है ना। उसको फिर अपने जो हमारे शेड्यूल बैंक है उसको अपन ने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे शेड्यूल बैंक के अंदर जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, जो व्यापार करने के लिए खड़े हों, है ना, जो व्यापार कर रहे हो, ठीक है। जो व्यापार कर रहे होंगे उसमें भी दो हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएगा और पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम शेड्यूल बैंक की बारे में बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हम उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक है तो उसको हम क्या कहेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहेंगे, ठीक। तो शेड्यूल के अंदर जो आते हैं, कौन से शेड्यूल में आना चाहिए, वो आपके आरबीआई एक्ट 1934 में आना चाहिए। अब 1934 में आएंगे तो इसका मतलब है कि उनको सीआरआर रखनी पड़ेगी, किसके पास, आरबीआई के पास जमा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आरबीआई के सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें क्या है, आपका सीआरआर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आरबीआई जो है इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि ये जो बैंक है ये जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, जिनके पैसे इन्होंने लिए हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पैसा इकट्ठा कर लिया और बैंक फिर रातों रात बंद कर दिया, है ना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने देखा था नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में कौन से आते हैं, जो जिनका नाम इस एक्ट में नहीं हो, वो क्या हो गए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गए। फिर उसके बाद चूंकि अब वो इसमें नहीं है तो उनको क्या नहीं करना पड़ेगा, सीआरआर की शर्तों को जो है मानना है ना। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास बाध्यकारी नहीं है कि आप उसको पैसा ले जाकर आरबीआई के पास ही जमा करो, सीआरआर जो है वो आप आरबीआई के पास ही जमा करो, है ना। उन्होंने कहा है कि भाई आपको जो है सीआरआर 4% मेंटेन करनी है तो आप मेंटेन करो, है ना, उतना कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखो, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको ले जाके आरबीआई के पास ही जमा करो, ठीक है। इतनी छूट इनको मिल जाती है। क्लियर हो गया? नहीं रखता है ना, पूरी तरह से रखता है, सारी चीजें रखता है, सारी चीजें आरबीआई के अंदर में ही आती है, उसको अपन देखेंगे, है ना, सारी चीजों को, ठीक है। लिखना है, लिखा हुआ है, बढ़े आगे। चलिए, फिर उसके बाद हमने देखा था कौन से बैंक, है ना, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, आरआरबी जिसको बोलते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक के बारे में अगर देखा जाए तो ये कब से स्थापित हुए, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जी का बर्थडे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका एम क्या है, क्यों ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्यों बनाया जाता है, रूरल एरियाज में बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कि लोग, ग्रामीण आदमी के पास भी क्या हो, बैंक का अकाउंट हो, एटीएम हो, वो सारी चीजें हो, उसको बैंक की सुविधा मिले, है ना, कि उसको अगर लोन लेना है, जाना है तो किसी जमींदार के पास ना जाना पड़े, ठीक। तो इन सारी चीजों के पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया, रूरल बैंक्स बनाए। अब रूरल बैंक्स की हम बात करें तो रूरल बैंक्स में जो है पैसा कहां से आता है, यहां से आता है। 50% कौन देगा इसमें, इस बैंकों को बनाने के लिए, केंद्र सरकार देगी। 15% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। और 35% कौन देगा, प्रायोजक बैंक देगा, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्स बैंक देगा। अगर इसका स्पॉन्सर बैंक मान लीजिए एसबीआई है ना, तो 35% कौन देगा, एसबीआई देगा, है ना। जैसे मान लीजिए कुल मिला के 100 करोड़ से हमको एक बैंक बनाना है, सरकार ने कहा कि अपन 100 करोड़ इकट्ठा करते हैं और एक, मान लीजिए जैसे भारत, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, सुना है ना। तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये सरकार को बनाना है, ठीक है। इसमें कितने करोड़ खर्चे होने हैं, 100 करोड़ से हमने कहा बनाएंगे, तो 50 करोड़ कौन दे देगा, आपके केंद्र सरकार दे देगी, ठीक है। 15 करोड़ कौन दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। और हमने एक स्पॉन्सर बैंक खड़ा कर दिया, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक मान लीजिए हमने एसबीआई को दे दिया, ठीक है। तो उसमें 35 करोड़, प्राइवेट भी हो सकते साधारण तौर पर नहीं होते हैं लेकिन हो सकते हैं, हैं। हाँ हो सकते, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये सब हम कह सकते हैं आपके आरबीआई से परमिशन के आधार पर सारी चीजें चलती हैं, है ना। तो प्रायोजक बैंक हमने किसको बना दिया, आपके एसबीआई को बना दिया। अब देखिए प्रायोजक बैंक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो पैसा देके खड़ा कर दे अपने हाथ की, भाई मैंने तो 35 करोड़ दे दिए, बात खत्म, अब तुम लोग संभालो बैंक। बैंक का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, अब जैसे आपको बैंक चलाना है ना, भले आपको ग्रामीण लेवल पर चलाना है लेकिन आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, आपको एटीएम भी चाहिए, आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सुविधाएं चाहिए, है ना। आपको भी अपने जो है एटीएम कार्ड भी छपवाने पड़ेंगे, एटीएम मशीन भी लगवानी पड़ेगी, सारी चीजें आप करोगे कुछ किसी ना किसी आधार पर, ठीक। तो ये सारी चीजें बैंक में सपोर्ट कौन कर देगा आपको, यह प्रायोजक बैंक। नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूरल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन सा है आपका? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? एक सेंट्रल एमपी ग्रामीण बैंक, और उसके बाद मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, शायद खासतौर से इसको लिख लीजिए, तो ये आपके काम में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कि लिखा हुआ है, लिखना है। नहीं, ये ईयर पूछेगा, इनके 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 एस्टेब्लिशमेंट का ईयर नहीं, चांसेस बहुत कम है। मतलब जैसे सिंपल देखो, क्योंकि हाँ, अगर जैसे मान लीजिए आप नर्मदा ग्रामीण बैंक का ही कोई एग्जाम देने जा रहे हो या रूरल बैंक का ही कोई एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे वो डिटेल में पूछेगा कि ये नर्मदा ग्रामीण बैंक कब बना, है ना, मध्यांचल ग्रामीण बैंक कब बना, इसका मुख्यालय कौन सा है, हेड ऑफिस कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें वो यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए, जाहिर तौर पर चूंकि ये स्टेट मध्य प्रदेश के हैं, तो इनका हेड ऑफिस कहाँ जाएगा? सबका भोपाल जाएगा, है ना। चलिए, ये रेशियो पूछ सकता है अगर आप बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो पूछ सकता है एमपीपीएससी में, ठीक है। और इनमें से जो है तीनों के नाम देकर या एक चौथा नाम देकर पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा आपका ग्रामीण बैंक नहीं है ना, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण बैंक नहीं है ना। चलिए, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से किसी ब्रांच में कभी विजिट किया आप लोगों ने? आपने की? अकाउंट भी है, चलो ये बढ़िया। आपका अकाउंट भी है, कौन से वाले में? सेंट्रल एमपी ग्रामीण बैंक में, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया, आ गया अपन, ठीक है। फिर होता है आपका एक सहकारी बैंक, है ना। कौन सा बैंक? सहकारी बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक क्या होते हैं? नाम ही है कोऑपरेटिव बैंक, है ना, कोऑपरेटिव। इसमें क्या करेंगे अपन? कोऑपरेट करके बैंक बना देंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है? ये भी आपके जो है आरबीआई के अंडर में आ जाता है, आरबीआई के नियंत्रण में होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें पूरा कंट्रोल आरबीआई का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ये जो बैंक बनाए जाते हैं, आपके कोऑपरेटिव बैंक जो बनाए जाते हैं, ये जो है आरबीआई एक्ट से नहीं बनते। ये कौन से बनते हैं? ये आप जो है सरकार क्या करती है, सहकारी अधिनियम पारित करती है ना। सहकार कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो स्टैब्लिश करती है, किसके लिए? है ना, राज्य के लिए, ठीक है। उसके आधार पर जो है इन बैंकों को बनाया जाता है, ठीक है। तो पूरी तरह से जो है हम कह सकते हैं आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होता, कुछ चीजें जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। सारी चीजें आरबीआई के कंट्रोल में नहीं रहती। जिस भी स्टेट में ये बनेगा, जिस भी स्टेट का ये होगा, लगभग लगभग वही स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, अब कोऑपरेटिव बैंक है तो इसमें भी क्या होता है, सरकार क्या करती है कि भाई लोगों को इकट्ठा करके, कुछ व्यापारियों को इकट्ठा करके, सरकार क्या कर सकती है अपने ही आप में जो है सरकार ने थोड़ा पैसा मिलाया, थोड़ा कुछ व्यापारियों से पैसा ले लिया, या किसी सरकारी संस्थाओं से पैसा ले लिया, ठीक है, उनसे मिलाकर जो है मान लीजिए उन्होंने एक बैंक बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगा, सहकारी बैंक कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, अब सहकारी बैंकों की जब हम बात करते हैं तो इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कौन सा? आपका ग्रामीण स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर ये क्या करते हैं? ग्रामीण स्तर पर बनाई जाती है प्राथमिक ऋण समितियां, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। अब ये सोसाइटीज क्या करती है? जैसे मान लीजिए इसमें क्या है भाई, मान लीजिए 10 किसान है ना, 10 किसानों ने इकट्ठा करके क्या बना ली? अपनी एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बना ली। सबने पैसा इकट्ठा कर लिया कि भाई चलो आओ अपन क्या करते हैं, 10-10 हजार इकट्ठा कर लेते हैं। 10 किसान इकट्ठा हो गए तो कितना हो गया उनके पास? 1 लाख रुपए हो गया। अब वो 1 लाख रुपए क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को लोन पर दे सकते हैं। फिर वो 1 लाख रुपए क्या कर सकते हैं? आपके बीसी टाइप का, है ना, वो दे सकते हैं। फिर उन्होंने मान लीजिए मिनिमम अमाउंट भी डिसाइड कर लिया कि भाई 1 लाख रुपए हम तुमको दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है अगले महीने या 2-4 महीने बाद जब तुम पैसा वापस करोगे तो 1 लाख के साथ जो है 10,000 या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हमको देना, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है। अब ये जो सारा पैसा जाएगा, है ना, ये सारा पैसा जाएगा तो ये क्या होगा? ये जो सोसाइटी बनाई जाएगी ये भी क्या होगी? आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आप उसको क्या करेंगे? रजिस्टर कर लेंगे, है ना। तो जब ये रजिस्टर्ड बन जाएगी तो ये क्या करेगी? फिर अपना कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवाएगी, है ना। कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवाएगी। फिर कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा? इनको लिमिट डिसाइड करेगा, लिमिट वगैरह देगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने सबने मिलकर जो है अपना अकाउंट खुलवाया और सबने मिलकर 1 लाख रुपए जो है इकट्ठा कर लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि
पैसा देना है, इनके पास 1 लाख रुपए है, लेकिन मान लीजिए किसी को 2 लाख या 3 लाख की जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे, वो इस बैंक से बात करेंगे कि भाई हमने मिलकर जो है 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठा करिए, 1 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन हमको 2 लाख की जरूरत है, हम मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं, सारे किसान मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो फिर यहां पर क्या करेगा, वो कोऑपरेटिव बैंक उनको पैसा आसानी से दे देगा लोन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये कहां पे जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र पे तो बन गई आपकी क्या, सोसाइटीज बन गई। ठीक है, फिर इन बैंकों की ब्रांच बनती है हर जिले में, है ना, हर जिले में इनकी एक एक ब्रांच होती है, वहां पर जाके अपना अकाउंट खोलेंगे। और इन सभी ब्रांचों का हेड कहां पर होता है, स्टेट पर, है ना। जैसे जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक होंगे, उनका जो खासतौर से राज्य की राजधानी होती है, कैपिटल जो होती है, वहीं पर इनका क्या बनाया जाता है, आपका हेड ब्रांच बनाया जाता है, उसी के कंट्रोल में सारी चीजें चलती है। ठीक है, आरबीआई का कंट्रोल बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उनको निगलेक्ट कर दे कि भाई कुछ भी करो तुम अपना हिसाब से, ऐसा नहीं है। कुछ धाराएं उसकी काम करती है, कुछ धाराएं उसकी काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए, ये क्या कहलाता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। बढ़े आगे, चलिए फिर कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, इन संस्थाओं के बारे में जो है फटाफट देख लेंगे। ठीक है, इनके ईयर्स वगैरह कभी कभी जैसे प्रीवियस ईयर में और यहाँ वहां पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है ना, उनको भी अपन देखेंगे। जैसे LIC है ना, LIC का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। कब बना था ये, है ना, 1 सितंबर 1956 में। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछेंगे, बहुत डिटेल में वो नहीं जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं IDBI। IDBI क्या है आपका, फुल फॉर्म क्या है इसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम ही से समझ में आएगा कि किसके लिए बनाया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया था। कब बना था ये, 1 जुलाई 1964। बहुत कम चांसेस है इसका डेट पूछ ले, लेकिन फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कब बनाया था, और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना, है ना। हाँ हाँ, काफी, हाँ कुछ भी नहीं था इसके आगे। हाँ, अब धीरे धीरे शायद उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया इसका, है ना। हाँ, 2-3 ब्रांच हैं जबलपुर में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फिर कौन सा होता है, एग्जिम बैंक, है ना। एग्जिम बैंक कब बना था आपका, 1 जनवरी 1982 में बना था। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, हेड ऑफिस मुंबई में है। एग्जिम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक शॉर्ट में इसको क्या बना दिया गया, एग्जिम बैंक। ठीक है, ये किस लिए स्टेब्लिश किया गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके नबार्ड, है ना। नबार्ड के बारे में अपन ने ऑलरेडी काफी सारी चीजें पढ़ी हुई थी पहले भी। ठीक है, कब बना था ये, 12 जुलाई 82 को। ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है ना, प्रीवियस कई बार रिपीट हो चुका है ये, है ना। नबार्ड कब बना था, नबार्ड कब बना था, वो कई बार पूछ चुका है। ठीक है ना, उसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में, है ना। चलिए आगे बढ़े, मुंबई, भोपाल, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका IRD। IRD का फुल फॉर्म, हाँ IRDI, IRDI, है ना, रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये काम करता है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, है ना, 20 मार्च 1985 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये इसका हेड ऑफिस भी कहाँ है, मुंबई में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं NHB। NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक क्यों बनाया गया, हाउस लोन्स वगैरह ज्यादा दे, इसलिए इसको बनाया गया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिडबी। सिडबी को तो अपने डिटेल में ही देखा था। ठीक है, कब बना था ये, 2 अप्रैल 1990 को बना था। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, लखनऊ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, लगभग बैंकों से, बैंकिंग सेक्टर के जो है वो आपके मुंबई में मिलेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं सिडबी की, सिडबी जो है क्या है, एक प्रकार की संस्था है ना। वो बैंक मतलब वहां पर आपको जो है लोन वगैरह, आप अकाउंट नहीं खोलोगे वहां पर, है ना। सिडबी में जाकर अकाउंट नहीं खोल सकते। सिडबी क्या करेगा,
है ना, वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को लोन देने का काम करेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई एसबीआई में गया एमएसएमई, ठीक है, उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो वो डिनाई नहीं करेगा, है ना, वो किसके पास जाएगा, एसबीआई का ब्रांच वाला, कि भाई सिडबी से कांटेक्ट करेगा कि भाई ये लोग आए हैं हमारे पास लोन लेने के लिए, तो फिर सिडबी इनको फंड वगैरह प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये मेरे ये 100 करोड़ रखो और बांट देना है इसको, ठीक है। इस प्रकार से नाबार्ड भी काम करता है। नाबार्ड भी क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दे रहा है। उसकी नाबार्ड की कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंक खुला हुआ और हम वहां पे जाके अकाउंट खोलेंगे एटीएम मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर, ठीक है। नाबार्ड ये कर रहा है, नाबार्ड का बस काम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिले, आसानी से लोन मिल जाए, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, ठीक, उसके लिए वो काम करता है ना। कोई बैंक अगर मना कर रहा है तो नाबार्ड उसको बोलेगा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं, ठीक है। इसी तरह से कौन काम करेगा, सिडबी काम करता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी संस्थाएं, उनको भी ऐसी एक लिस्ट में देख लेंगे, ठीक, चलिए।